स्वर्णकार सेतु यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारे सामने उपस्थित है श्री दुलीचंद जी कड़ेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय स्वर्णकार संघ। आप निरंतर कई वर्षों से स्वर्णकार समाज के हितार्थ, शिल्पकार के हितार्थ कई आप कार्य कर रहे हैं और आप जयपुर और कोलकाता में निवासरत है। वैसे मूल रूप से रतनगढ़ निवासी है और आपका पिछले 30 से 35 वर्षों से व्यापक स्तर पर, वृहद स्तर पर स्वर्णकार समाज बंधु के हित के लिए निरंतर आप सक्रिय रूप से, निरंतर सक्रिय के साथ रचनात्मक रूप से आप इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, शिल्पकारों के व्यवसाय को और गति देने के लिए, उनके हक के लिए, उनके अधिकारों के लिए आप निरंतर केंद्र सरकार से, भारत सरकार से, राज्य सरकार से, विभिन्न प्रांतों की सरकारों से हम निरंतर संवाद स्थापित करते हैं और उनके हित के लिए कई कार्य करते हैं। डोमेस्टिक गोल्ड काउंसिल जो कि नया एक रूप है, नया प्रकल्प है भारत सरकार का, तो आज हम गोल्ड काउंसिल के बारे में आपसे श्रीमान दुलीचंद जी कड़ेल साहब से विनम्र आग्रह करता हैं कि आप उनके बारे में थोड़ा सा गोल्ड काउंसिल के बारे में हमारे सभी दर्शकों को इसकी जानकारी दें। गोल्ड काउंसिल के बारे में सभी स्वर्णकार के परिवारजनों का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी को बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इतने गंभीर विषय को यहाँ पर कवरिंग के लिए उठाया। मैं थोड़ी सी भूमिका के साथ में अपनी बात शुरू करूँगा। 1983 से वैसे सक्रिय हूँ मैं, लेकिन 1987 में बंगे स्वर्ण शिल्पी समिति बड़ा बाजार का मैं मंत्री बना, उसके बाद प्रदेश में बना और गोल्ड कंट्रोल के बारे में तब से कई पत्राचार किए, कुछ संघर्ष हमने भी किया और 1990 में वो संयुक्त प्रयासों से सफल हुआ। इसकी चर्चा हो चुकी है। उसके बाद में आपके BIS की फीस कम कराना स्वर्णकारों के लिए, जो पहले 30,000 रुपये हुआ करती थी उसको 7,500, 2,000 पर रजिस्ट्रेशन और उसके बाद में GST, इस ढंग की बातें। इसके बहुत बड़ा लंबा इतिहास है, बहुत ही संघर्ष हुआ है और ये सफलता प्राप्त की है समय की इच्छा से। समय के हम तो सिर्फ निमित्त मात्र बनते आए और निमित्त बनते रहेंगे। इसके बाद में आइए, छोटी मोटी उपलब्धियों को बोलना महत्वपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि देखिए समाज पर किसी का कोई उपकार नहीं होता है, बल्कि समाज ने हमको पहचान दी। ये बहुत बड़ा उपकार है समाज का हम पर। इस बात के, इस नज़रिए से यदि हम काम करेंगे हम सभी भाई, तो आप विश्वास करिए समाज एक नया रूप अपना कर लेगा, कहीं ना कहीं एक अलग पहचान बना लेगा। सभी से इतना ही निवेदन है, आपको हस्तशिल्पी की मान्यता थी, उसमें भी आप जांच करेंगे तो दुलीचंद कड़ेल को थोड़ा निमित्त पाएंगे। और इसके अलावा हम 4 विषयों से जुड़े हुए हैं। गोल्ड कंट्रोल पर तो चर्चा हो चुकी है, डोमेस्टिक काउंसिल फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी, इससे हम जुड़े हैं। इसके पीछे प्रकाश दिखाइए, चारों विंग आ जाएंगे। नीति आयोग से हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसके अलावा आपके MSME से जुड़ करके हमने लगभग 1850 स्वर्णकार भाइयों को गोल्ड अप्रेजल, गोल्ड वैल्यूअर बनवा दिया है। और विश्वास करिए कि आप जब जांचेंगे तो पाएंगे कि उसमें किसी तरह का कोई आर्थिक लाभ लेने की नीयत नहीं रही है। उसकी फीस आप सरकारी रूप से भी जांचिएगा और जा करके ट्रेनिंग लेने के बाद में देखिएगा तो ऐसा होगा। अब आइए दूसरे बात पर। 2 विषय तो हमने बता दिए। BIS के जितने भी रूल्स को निर्धारण किया जाता है हॉलमार्क से संबंधित, उसकी कमेटी का नाम है MTD10। उसमें भी भारतीय स्वर्णकार संघ उसके अंदर बाकायदा नॉमिनेटेड है, उसके अंदर है। और अब अंतिम बात जिस पर चर्चा करनी है आज की, ये जो थोड़ी विस्तारित चर्चा है, थोड़ा आप लोगों का समय हो सकता है लगे। डोमेस्टिक काउंसिल फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी। एक्साइज आंदोलन के दरमियान सरकार ने एक बात महसूस की, केंद्र सरकार ने, कि ज्वेलरी सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है, अव्यवस्थित है, उसको ऑर्गेनाइज करना आवश्यक है। उसी श्रृंखला में नीति आयोग को निर्देश दिया गया कि इसको व्यवस्थित करने का एक ढांचा तैयार करें और नीति आयोग ने बड़ी ही सुंदर ढंग से उसको सजाया। इसमें सारे सेगमेंट्स को क्लब करने के लिए कहा गया कि इस विषय से जुड़े हुए हर क्षेत्र को, चाहे रिफाइनरी का हो, चाहे बुलियन का हो, चाहे आर्टिजन का हो, चाहे ज्वेलर्स का हो, मान इससे जुड़े, चाहे सिल्वर का हो, चाहे आर्टिफिशियल ज्वेलरी का हो,
सारे को ही जोड़ करके करना चाहिए और सबका साथ सबका विकास इसी पद्धति से होना चाहिए, होता है और होना चाहिए। मेरा अभी भी यही कहना है। ये एक बहुत बेहतरीन योजना, बहुत ही बेहतरीन सोच के साथ कार्य शुरू हुआ। इसके बाद में सुरेश प्रभु जी जो तब के वाणिज्य मंत्री थे, उन्होंने इसे बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने एकदम मूर्त रूप दिया उसको। उनका शायद इस विषय में जितना योगदान रहा है ये अविस्मरणीय और इतना प्रशंसनीय है जिसकी कोई परिभाषा नहीं गढ़ी जा सकती। कई मीटिंग हुई, कई मीटिंगों का दौर चला। डोमेस्टिक काउंसिल फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी, यह वह प्रकल्प है जो आने वाले भविष्य में इस ज्वेलरी इंडस्ट्री को हर तरह से नियंत्रित करेगा। इसके जितने भी उत्थान के रास्ते हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, उसको राष्ट्रीय स्तर की बाधाओं को दूर करने का निमित्त बनेगा। निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकल्प बनने जा रहा है। अलग अलग से व्यक्तिगत समस्याओं का स्थान भी घूम करके अंततः डोमेस्टिक काउंसिल में ही आएगा। यह नीति निर्धारण कमेटी बनने जा रही है। जिस तरह से जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, उसी तर्ज पर यह डोमेस्टिक काउंसिल बनने जा रही है। हमने मांग रखी है कि भाई जैसे नीति आयोग ने कहा कि 66 लाख लोग इस इंडस्ट्री से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं, जिसमें ज्वेलर्स भी है, रिफाइनर्स भी है, बुलियन भी, माने सारों सबको लेकर के 66 लाख की एक परिभाषा घड़ी। 66 लाख में से BIS कहता है कि 3 से 3.5 लाख छोटे बड़े ज्वेलर्स हैं, उनको हम हटा देते हैं तो 62.5 लाख बचते हैं। हम रिफाइनर्स को और अन्य को भी घटा देवे तो 60 से 61 लाख खाली स्वर्णकार और रजतकार ही बचते हैं। ये इतना गहन विषय है जिसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ कि किसी भी सरकार के सामने में जो सामने प्रकल्प होता है, सामने जो व्यवस्थाएं होती है, उन्हीं के माध्यम से उसे व्यवस्थित करने का कार्यक्रम किया जाता है। वो जिम्मेदारी जो सौंपी गई थी GJPC के तब के चेयरमैन प्रमोद जी अग्रवाल को संयोजक बना करके, और तब से आज तक ये चल रही है। अब बहुत ही नज़दीक भविष्य में पूरी होने वाली है। बहुत सारी मीटिंग हुई, हमने बार बार आवाज़ उठाई कि भाई 60 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उसमें आपने परिभाषित किया है सिर्फ 2। उसकी लड़ाई आज भी जारी है, हमारा विरोध आज भी जारी है। कम से कम 27 संगठन इसमें जोड़ना चाहिए। ये बाकायदा मिनट्स में है, कभी भी जांची जा सकती है। उन्होंने ज्वेलर्स के लिए 5 रखा हुआ है, इसका बहुत सारा डायमंड के लिए 2 रखा हुआ है, सिल्वर के लिए 2 रखा हुआ है। इस तरह से उन लोगों ने लगभग इसका एक विस्तारित रूप बना रखा है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ज़्यादा संख्या फिलहाल ज्वेलर्स की है। वो आने वाले भविष्य में क्या तय होगी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये निश्चित है कि एक बहुत बड़ी इस इंडस्ट्री की बहुत बड़ी शक्ति बनने जा रही है। सभी भाइयों से निवेदन है इसके प्रति गंभीर रहें, क्योंकि अपने अधिकारों के प्रति गंभीर नहीं रहेंगे तो शायद आगे जाकर के आपको बाधाएं ज़्यादा होगी। इसलिए सबसे निवेदन है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकल्प बनने जा रहा है। लगभग रजिस्ट्रेशन की कगार पर आ चुका है। आने वाले समय में शीघ्र ही इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और हो सकता है, क्योंकि देखिए जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, उनका विषय एक्सपोर्ट का उन्नयन करना है, निर्यात को कहीं न कहीं प्रोत्साहित करना है, प्रमोशन करना है। तो वो विषय दूसरी तरफ चला जाएगा और डोमेस्टिक के क्षेत्र के लिए ये उससे भी कमज़ोर कड़ी नहीं रहेगी। आप विश्वास करिए, आने वाले भविष्य में शायद बहुत मजबूत कड़ी बनने जा रही है। समाज के सभी भाइयों से निवेदन है, इसको गंभीरता से लेवे। इसकी 4 रीजन में डिवाइड भी होगा सेंट्रल के अलावा। सेंट्रल ऑफिस जहाँ तक है दिल्ली में ही निर्धारित है, दिल्ली में ही बनेगी। इसके अलावा 4 दिशाओं में 4 रीजनल चेयरमैन बनेंगे। आप लोगों को भी अपना प्रयास करना चाहिए, समाज बंधुओं को, कि रीजनल चेयरमैनशिप को कहीं ना कहीं हासिल करने के लिए स्वयं को मजबूत करें। अभी इसमें 16 संगठन जुड़े हुए हैं जो इसके संस्थापक संगठन कहलाएंगे। और आप सभी से निवेदन है, जो मैं पूरा दोहराता हूँ, कि रीजनल चेयरमैनशिप के लिए गंभीर हो जाइए। यदि आप अपनी मजबूती दिखा पाए तो कहीं न कहीं किसी न किसी संस्था के माध्यम से जो 16 यूनिट्स है, 16 संगठन जो है, उनमें से किसी एक के माध्यम से आपको प्रयास करना चाहिए, अभी से सक्रिय हो जाना चाहिए कि रीजनल चेयरमैनशिप में भी हमारे भाई कहीं न कहीं दिखे। इतना ही कहूँगा। इसके अलावा यदि और किसी तरह की जिज्ञासा हो, प्रकाश जी आपसे भी निवेदन है, किसी और तरह का प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? रीजनल, यदि किसी को रीजनल चेयरमैनशिप के लिए आपको अधिक से अधिक
सदस्य बनाने होंगे, क्योंकि ये वोटिंग सिस्टम है, इसमें इलेक्टोरल प्रोसेस चलेगी, उसको आपको मजबूत करना पड़ेगा। आप उस रीजन में, जिस रीजन से आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वहाँ की अधिकांश संख्या आपको वोट देगी तो आपको रीजनल चेयरमैनशिप मिल सकती है। आपको इसकी जमीन अभी से तैयार करनी चाहिए, अधिक से अधिक लोगों को इसको जोड़ना चाहिए। और एक अंतिम बात और बोलना चाहूँगा, ये एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन है, ये फेडरेशन है, ये व्यक्तिगत नाम जुड़ने वाली संस्था नहीं बनने जा रही है, इसको ध्यान रखिएगा। जिस तरह से CII है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC है, जैसे अन्य और भी बहुत सारे संगठन ऐसे हैं, तो आप उसको समझिएगा, इसका प्रारूप उसी रूप में बनने जा रहा है। तो आप सभी से पुनः निवेदन है कि इसको गंभीरता से लीजिए। इसके अलावा अर्थात कोई सामाजिक संगठन हो, हाँ, वही इनके मतलब रीजनल चेयरशिप में आ सकते हैं। नहीं, सामाजिक संगठन नहीं आ सकेगा। सामाजिक संगठन जो अभी फिलहाल जो संगठन है, उनके जरिए ही कहीं ना कहीं रीजनल चेयरमैनशिप के लिए उनको आगे आना पड़ेगा। क्योंकि सामाजिक संगठन यदि डायरेक्ट ही मान्यता मिल जाती तो हमने तो 27 की मांग कर रखी है, 27 की कहीं ना कहीं उपस्थिति दर्ज हो जाती है। वो अलग बात है कि भविष्य क्या निर्धारित करेगा, अभी बोलना कुछ अतिशयोक्ति हो जाएगी। भारतीय स्वर्णकार संघ भी डोमेस्टिक गोल्ड काउंसिल का एक बहुत सम्मानित सदस्य हैं, तो उसमें भारतीय स्वर्णकार संघ का क्या अहम भूमिका है इस काउंसिल में? भारतीय स्वर्णकार संघ ने सबसे बड़ी भूमिका ये है, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी बात बोलने जा रहा हूँ। भारतीय स्वर्णकार संघ ने अपनी जो कार्यशैली है उसकी रिपोर्ट के आधार पर इसके अंदर स्थान पाया है। और विश्वास करिए, स्वर्णकार समाज के लिए जितना संघर्ष उसकी मिनट्स बोलेगी, शायद सबसे ज़्यादा संघर्ष ही भारतीय स्वर्णकार संघ ने किया है। उसके अंदर में एक ही परिभाषा गढ़ दी गई थी स्वर्णकार भाइयों के लिए, कारीगर कारीगर कारीगर। हमारा सबसे पहला विरोध वही से शुरू हुआ कि कारीगर क्या होता है। लकड़ी का काम करने वाला खाती, लोहे का काम करने वाला लोहार, स्वर्ण को आकार देने वाला स्वर्णकार। और मैंने ही हस्तशिल्पी की मान्यता दिलाई है, जिसका नोटिफिकेशन ये है, बाकायदा दिखाया था। और उसके बाद में मैंने अपना कार्ड भी दिखाया कि देखिए आर्टिजन कार्ड है, इस पर लिखा हुआ है गोल्ड स्मिथ। तो जब ऑलरेडी एक चीज़ डिफाइन करती है कि इस काम को करने वाला एक गोल्ड स्मिथ है, क्योंकि ज्वेलरी यदि आप खाली बोलते हैं, उसके अलावा हमने और भी लड़ाई लड़ी थी, तो वो खाली आप ये बोलते हैं भाई खालीगर कारीगर कारीगर कारीगर, तो एक कड़ी मोड़ने वाला भी होता है, एक छोटा सा काम करने वाला भी होता है। आकार, एक मूर्त रूप किसी भी रूप में देवे, चाहे छोटे रूप में देवे, चाहे किसी भी रूप में देवे। हाथ की कला जानने वाला आर्टिजन, अ पर्सन हु नोज द आर्ट इज एन आर्टिजन। अब उसी के अनुरूप हमारे आर्टिजन के विषय में भी बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही है, शुद्धता के विषय में चल रही है, आर्टिजन के वैधता 5 साल की, उसके विषय में भी अभी हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है कि इसकी 5 साल वैधता नहीं होनी चाहिए। आपको 5 साल बाद में ये डाउट है कि अपना धंधा बदल लेगा, तो आर्ट तो भूल नहीं सकता है। पहली बात आर्ट नहीं भूल सकता, दूसरी बात आपको लगता है कि धंधा बदल लेगा, तो एक आप एफिडेविट कॉल फॉर कर लीजिए, ताकि डिपार्टमेंटल समस्याएं भी घटे, उन्हें वही पूरी प्रक्रिया ना झेलनी पड़े, ना ही तो बनवाने वाले को या आर्टिजन को और ना ही सरकार को। तो इससे दोनों का फायदा है। तो ये बात जब हमने इस्टेब्लिश की, तब जा करके बाकायदा समय की इच्छा से, देखिए मनुष्य की कोई ताकत नहीं होती, दम्भ कर सकता है थोड़ा बहुत, सब में स्वाभिमान का एक दूसरा नाम अभिमान भी होता है। लेकिन ये चीज़ हमने सफल करवा दी। डोमेस्टिक काउंसिल की डेफिनेशन में बाकायदा गोल्ड स्मिथ ही लिखा हुआ है, आर्टिजन लिखा हुआ है, कारीगर शब्द हट गया है। इस बात को आप लोग सुन लीजिए, समझ लीजिएगा। जिस दिन आपके सामने इसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आएंगे, ये सेक्शन 8 कंपनी बनने जा रही है, इस तरह से GJPC है, नॉन प्रॉफिटिंग कंपनी। तो इसको आप सभी से निवेदन है, बार बार निवेदन है, अपनी मजबूती, अपना स्थान, अपने आप को शक्तिमान स्वयं को बनाना पड़ता है। कोई आप, मेरा नाम दुलीचंद कड़ेल है, ये मेरे को बताना पड़ता है, यही तो पहचान है। आपको स्वयं को स्थापित स्वयं को ही करना पड़ेगा, समाज को आना चाहिए आगे। स्थिति ये है कि पहले ग्राहक हमारे यहाँ आते थे, आज हमारा अधिकांश वर्ग इस स्थिति में आ गया है कि बड़े बड़े शोरूम के सामने अपना सोना लगा करके, अपना मेटल लगा के सिर्फ मजदूरी के लिए वहाँ जाता है और कई दिनों परेशान होकर के अपना पेमेंट पाता है। तो वापस पुनर्स्थापन के लिए स्वयं को, अपने आप को मजबूत बनाइए, कहीं संगठित होइए, हाथ पकड़ करके खींचना सीखिए, पाँव खींचना छोड़ दीजिए, खाली
पाँव के बदले सिर्फ हाथ खींच लीजिए। इतना सही आपसे आशा है और चाहता हूँ कि नई पीढ़ी इस बात को समझे। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। किसी कवि ने कहा है कि ना हम सफ़ी से निकलेगा, ना हम सफ़र से निकलेगा, तुम्हारे पाँवों काटा तुम्ही से निकलेगा। बिल्कुल हम सही। जैसे भी हैं, हमें अपना वर्क काम करना है और जो चुनौतियाँ आएगी और संघर्ष ही जीवन है और अपने आप को तपाना है। और स्वर्णकार है वो तो कसौटी पर सोने को खरा उतार देता है। तो हम स्वयं भी अपने जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, उन अधिकारों पर सचेत रहें और अच्छी कर्मठता के साथ हम आगे पहुँचें और समाज का, राष्ट्र का नाम हम रोशन करें। डोमेस्टिक वोट काउंसिल एक बहुत आगे आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा काउंसिल, एक संगठन है और उससे हमारे लोग, हमारे संगठन जुड़ें और जुड़कर इस पैतृक हमारा जो व्यवसाय है जिसके कारण हम स्वर्णकार है। एक थोड़ा और सुझाव दूंगा। आप लोग सीधे प्रविष्टि ना पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भारतीय स्वर्णकार संघ के एसोसिएट मेंबर बन जाइए। क्योंकि देखिए उससे दो फायदे होंगे। एक तो हमारी संख्या दिखेगी क्योंकि आपके सदस्य उसमें क्लब हो जाएंगे। दूसरा, एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन बनने की दिशा हमारी भी मजबूत होगी और आने वाले भविष्य में शायद हम और मजबूत हो पाएंगे। इस बात को समझ लीजिए। और अंतिम बात यही कहूँगा कि हे दूसरों को सजाने वाले सुनार या स्वर्णकार, स्वयं को सजाना भी सीख। अब तो सीख। बहुत अच्छी बात कही। तो उसके लिए कैसे एसोसिएट कर सकते हैं? एसोसिएट के लिए हमने, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारा लक्ष्य अर्थ लाभ नहीं है, इसीलिए हमने मात्र 1100 रुपया एक सदस्यता शुल्क एसोसिएट मेंबर के लिए रखी हुई है कि भारतीय स्वर्णकार संघ से कोई भी एसोसिएशन, और याद रखिएगा कभी भी अपने आप को आत्ममुग्ध रोग से हम स्वयं मुक्त नहीं कर पाएंगे, स्वयंभू बनने की भावना नहीं त्याग पाएंगे तो हम मजबूत नहीं बन पाएंगे। सिर्फ 1100 रुपये आप यदि भारतीय स्वर्णकार संघ की सदस्यता हासिल करते हैं तो आपको एसोसिएट मेंबर की स्लिप भी दे दी जाएगी, सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा। ये कोई व्यक्ति और संगठन दोनों कर सकते हैं सर? नहीं, व्यक्तिगत एसोसिएट मेंबर नहीं बन सकता। एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन के लिए खाली एसोसिएशन ही है, बेशक चाहे छोटा हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो। अनरजिस्टर्ड की एक परिभाषा उन्होंने गढ़ी है, उसको ध्यान ले लीजिएगा कि आप बिल्कुल एसोसिएट मेंबर बन सकते हैं, लेकिन एक साल के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। सोसाइटी या ट्रस्ट हो, कोई भी हो, किसी में भी हो, नॉन प्रॉफिटेबल जो भी आपकी इंस्टीट्यूशन आप खड़ा करना चाहते हैं खड़ा कर सकते हैं, चाहे सोसाइटी के रूप में करें, चाहे ट्रस्ट के रूप में करें, चाहे सेक्शन 8 कंपनी के रूप में करें। जी, तो यही आपसे निवेदन है, इसको जरा गंभीरता से लें। प्रकाश जी ने आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए माइलस्टोन साबित होगा। इसको यदि गंभीरता से समाज लेगा तो शायद हम अपने धंधे पर पुनः स्वयं अपना कब्जा जमा पाएंगे, अन्यथा विषय तो हमारा था, भटक कहीं और गया है। भारतीय स्वर्णकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान दुलीचंद जी कड़ेल से हम जुड़े हुए थे। मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि भारतीय स्वर्णकार संघ मूल जो स्वर्णकार है, जाति से जो स्वर्णकार है, उनके हित के लिए प्रयासरत है और भारतीय स्वर्णकार संघ मेंबर ऑफ नेशनल एडॉक कमेटी हम का कोर कमेटी। सुनिए, एक बात और जानकारी दे दूं प्रकाश जी, डोमेस्टिक काउंसिल में 16 संगठनों में भी 5 संगठन कोर कमेटी में है, उसमें भी भारतीय स्वर्णकार संघ है। बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी, मतलब एक नया संगठन और कम समय में जिस प्रकार भारत सरकार की कई संस्थाओं से आप जुड़कर और इस व्यवसाय के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, शिल्पकार कर रहे हैं कार्य, उनके हित के लिए आप जो कार्य कर रहे हैं वो अद्भुत है, बहुत प्रशंसनीय है और अन्य संगठनों के लिए अनुकरणीय है। तो मैं पुनः आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय दिया और हमारे दर्शकों को डोमेस्टिक गोल्ड काउंसिल के बारे में और अन्य कार्य के बारे में आपने जानकारी दी। पुनः धन्यवाद। धन्यवाद।